कीमती लाल और जहरीली मक्खी, ये एक और चित्र है दोस्तों। जहरीली मक्खी सैकड़ों लोगों को मौत की घाट उतार चुकी थी वह, और इस बार आखिर कार शिकार हुए चंदनगढ़ की महारानी राधा देवी। महाराजा वीरेंद्र सिंह की तरह राजकुमार कमल भी वीर और दयालु मुद्रवासी। आपने सही कहा मेरे आदरणीय, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आज्ञाकारी था। रानी माँ बहुत महाराजा वीरेंद्र सिंह कार्य कुशल, न्याय प्यारी और अनुशासन के कारण चंदनपुर की जनता बहुत प्रसन्न थी, खुशहाल थी तथा अपने राज्य की दीर्घायु की कामना करती थी। राजा राज्य में सभी सभी को न्याय मिलता था। महाराज दीर्घायु हो, हमें सही न्याय मिला। महाराजा वीर वीरेंद्र प्रताप की तरह राजकुमार कमलवीर भी दयालु मधुरवासी। आपने सही कहा, अब मेरे आदरणीय, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आज्ञाकारी। रानी माँ बहुत अस्वस्थ है, इसकी सेवा करूँगा तो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगी। तभी वहाँ महाराजा वीरेंद्र प्रताप का आगमन हुआ। यह क्या राजकुमार, महल में सैकड़ों दासियों होते हुए तुम बेकार में परेशान हो रहे हैं। पिताजी, इसमें परेशान होने की क्या बात है। रानी माँ अस्वस्थ है, उसकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। जुग जुग दिए बेटा। यह कहकर महाराज वहां से चले गए। इस पंखा इस राजकुमार पंखा झाड़ रहा था कि चौंक पड़ा। ओह, इतनी बड़ी मक्खी यह अंदर कैसे आ गई। उसे भगाने का प्रयास, भाग, लेकिन ओह, यह तो रानी माँ के होठों पर जा बैठी। उन्हें दौड़कर मक्खी को उड़ाना चाहा, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। यह हे क्या हो रहा है, हो गया। महारानी मक्खी के होठ पर डंक मार कर उड़ गई। अगले ही पल रानी माँ का शरीर लाल हो पड़ा है। अब क्या करूं। रानी माँ बुरी तरह तड़प रही थी और अरे, महारानी जी को चीख। ओह, महारानी जी क्यों चीखी, क्या हुआ उन्हें। महारानी के कक्ष में पहुंचकर, ओह ये क्या, महारानी हो गया महारानी को। तुम्हारी रानी माँ का शरीर लाल क्यों होता जा रहा है। कमल रोए जा रहा था। महाराज जी क्रोधित हो उठे। महारानी को क्या हो गया कमल, क्या बताऊं पिताजी, मैं खुद आश्चर्य में हूं। फिर भी कमल ने सारी बात बता दी। क्या, अब क्या होगा। राजवैद्य राम प्रसाद शुक्ल को बुलाया गया। महारानी का इलाज शुरू हो गया, लेकिन कोई लाभ न हुआ। जो जो समय बीतता गया, महारानी की हालत बिगड़ती गई और अत्यंत महारानी के प्राण प्राण हो गई। ओह, रानी माँ बोलती क्यों नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओह, महारानी मेरा साथ छोड़ दिया। और कुछ देर बाद, यहाँ क्या हुआ था राजकुमार, आखिर तुम्हें हमें बताया क्यों नहीं। पिताजी, जिस समय रानी माँ सो रही थी उस समय एक बड़ी सी मक्खी आई। और क्या, बड़ी सी मक्खी। हाँ, बड़ी सी मक्खी। मेरे लाख भगाने पर भी वह रानी माँ के होठ पर बैठी। उसके बाद उसकी चीख सुनी और मक्खी उड़कर गायब हो गई। ओह, तो इसका मतलब उस मक्खी के काटने से महारानी की मृत्यु हुई है। जी पिताजी, मेरा भी यही अनुमान है। राजा गहरी सोच में पड़ गए और सोच में देख पड़े। यदि आप अनुमति दें तो मैं कुछ कहूँ पिताजी। हाँ हाँ कहो, जरूर कहो राजकुमार। आप राज्य के बड़े बड़े तांत्रिक और जादूगरों को बुलाकर मालूम कि वह मक्खी कहाँ से आई थी और उसके काटने का कोई इलाज है या नहीं। तुम्हारी राय ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। और तांत्रिक की गुफा में हमें महाराज चंदनगढ़ नरेश को आपातकालीन किया है।
आमंत्रित किया है, हम जरूर आएंगे। महाराजा वीर प्रताप ने आपको याद किया है, ठीक है। और महाराज के आमंत्रण पर बड़े बड़े जादूगर तांत्रिक महल में पहुंचने लगे। महाराज ने महारानी की मृत्यु का सारा किस्सा कह सुनाया। क्या ओ आचार्य? सभी जादू तांत्रिकों ने अपना दिमाग पर जोर डालने लगे, परंतु कोई सफल न हुआ। कुछ देर बाद महाराज उस जहरीली मक्खी को महारानी के होठों पर बैठने पर कितने समय बाद वह बेसुध रही। यही कोई 2-3 घंटे बाद। कोई विशेष बात? नहीं। अच्छा यह बताओ, वह मक्खी के पंख लाल थे? वह मक्खी तो सिर्फ राजकुमारी ने देखी है, ये कैसे पंख थे? पिताजी जी पिताश्री, पंखी मक्खी के लाल पंख थे और उस काली धारियां थी। ओह राजन, मक्खी मायावी नगर की थी। यहाँ से 200 मील दूर पूर्व की ओर चले, जंगल के पास। क्यों, क्या हुआ? वह मक्खी कहाँ की थी? मायावी नगरी कहाँ? हाँ क्या वह हाँ, वह मक्खी मायावी नगर के तांत्रिक धीरसेन की आज्ञा पर वहां से निकली है, और जिसके होठों पर बैठ जाती है वह 2-3 घंटे में बेसुध हो जाता है और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ओह क्या क्या तो हम अब हम क्या करना चाहिए? किसी को मायावी नगर जाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? इससे महारानी जीवित हो सकती है। सच सच? क्या? महाराज उत्सुकता बढ़ गई। बिल्कुल सच। लेकिन क्या तांत्रिक देव? लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, जरा सी असावधानी से जान भी जा सकती हो। आप विस्तार पूर्वक बताइए। रानी माँ को जीवित पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। महारानी को जीवित करने के लिए 40 दिन के अंदर मायावी नगरी में के सरोवर से जल लाकर उस पर छिड़कना होगा। तब तक महारानी का शरीर सुरक्षित रखना होगा। मगर क्या? मगर यह कि तांत्रिक धीरसेन को परास्त किए बिना वह सरोवर तक नहीं पहुंचा जा सकता। ओह ओह। और फिर तांत्रिक ने विस्तृत सारी बात बता दी। वृद्ध तांत्रिक की सारी बात सुनकर, पिताजी मैं कल ही मायावी नगरी के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे अनुमति दें। लेकिन राजकुमार, नहीं पिताजी, इसमें के लिए आप मुझे मत रोकें। मैं रानी माँ को वहाँ से अवश्य लाऊंगा। मत रोके, मैं रानी माँ के लिए अवश्य जाऊंगा। राजकुमार जिद करने लगा। ठीक है राजकुमार, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन जाने से पहले तुम कुलगुरु से मिल लो। और महाराज सभी जादूगरों व तांत्रिकों के खास वृद्ध तांत्रिक को पुरस्कार दिया। और महारानी के शव को जड़ी बूटी का लेप करके एक संदूक में रख दिया। इधर राजकुमार कमल मायावी नगरी में जाने के लिए तैयार था। कुलगुरु के पास गए थे। जी पिताजी, उन्होंने यह ताबीज दिया है, इसके रहते मुझे कुछ नहीं होगा। और राजकुमार कमल ने महाराज के पैर छुए, उससे आशीर्वाद लेकर वह चल पड़ा अपने मकसद को पूरा करने के लिए। उधर कीमती लाल अपने मामा नंददेव के से मिले और चंद्रपुर जा रहे थे। तभी ओह, सुंदर यह बहुत सुंदर है। यह ताबीज का पता नहीं किसका है। कीमती लाल, यह किसका है? इसे ठीक है, इसे मैं पहन लेता हूँ। और उसने ताबीज को गले में डाल लिया और चल पड़ा चंदन नगर की ओर। रास्ते में वीर सिंह, देखो यह ताबीज तो राजकुमार का लगता है। हाँ, मायावी नगर जाते समय पहने हुए थे। ठीक कहते हो, पकड़ो इसे। दोनों कीम
कीमतीलाल को पीछे दौड़ पड़े और पकड़ लिया। अरे क्या बात है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? महाराज के पास ले चलो, वहीं पता चल जाएगा। कीमतीलाल महाराज के दरबार में पेश किया गया। यह ताबीज तुम्हें कहाँ मिला? महाराज, यह ताबीज मुझे यहाँ से 50 मील दूर के आनंदपुर के निकट पड़ा मिला। ओह, यह ताबीज राजकुमार की जान खतरे में पड़ सकती है। क्या बात है महाराज, बात क्या है? आप मुझे बताइए, शायद मैं कुछ कर सकूं। बात यह है, आज से 20 दिन पूर्व पूर्व एक जहरीली मक्खी काटने से महारानी की मृत्यु हो गई और महाराज ने सारी बात कीमतीलाल को बता दी। सुनकर महाराज, मैं जाऊंगा मायावी नगर। क्या? जी हाँ महाराज, मैं मायावी नगर जाऊंगा और वहां से राजकुमार की सहायता करूंगा। लेकिन महाराज, आप मुझ पर विश्वास करें, मैं आपके मकसद में मैं अपने मैं अपने मकसद में अवश्य सफलता प्राप्त करूंगा। ठीक है मंत्री जी, कीमतीलाल को रास्ते के लिए आवश्यक सामान एक घोड़ा उपलब्ध करा दीजिए। जी। और महाराज ने ताबीज कीमतीलाल को देकर विदा किया। नदी नाले पहाड़ों को पार करता हुआ कीमतीलाल इस प्रकार आगे चल पड़ा। 5वें दिन मायावी नगर के किनारे पर था। यह है मायावी नगर। इतनी ऊंची दीवार, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता तो होगा। घोड़े से उतर के कीमतीलाल ने दरवाजे की तलाश करने लगा, मगर कोई सफलता नहीं मिली उसे, और थक हार कर वह पेड़ के नीचे आ गया। कोई बात नहीं, जब इसका मायावी नगर से बाहर निकलेगा तो अंदर जाने का रास्ता मालूम हो जाएगा। रात 10 बजे पीम पूम मुड़ घड़ी। ओह, यह सीटी का क्या मतलब है? और तभी दीवार के 2 भागों में बट गई। एक स्त्री हाथ में मसाल लिए हुए नगर के बाहर निकली और दरवाजे के पास खड़ी हुई। यह मौका, अंदर चलो। कीमतीलाल पेड़ के पीछे से निकला और मसाल वाली स्त्री का ध्यान बिना अंदर की ओर बढ़ गया। मायावी नगर में प्रवेश करते ही दरवाजा बंद हो गया। क्या धड़ाम! आगे बढ़ा तभी इन दोनों वस्तुओं में से कौन सी लोगी? उसने हाथ में हंटर लिया और फेंक दिया। उसी समय एक सुंदर स्त्री अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। हाँ, अगर आप रुमाल की तरफ हाथ बढ़ाते तो ये सुखती हंटर की पकड़ आप पर मायावी नगरी में पक्षी बन जाते। बधाई हो, आप मायावी युक्ति के प्रमुख नहीं हुए। ओह, और अगर आप मायावी नगरी के बाहर खड़ी मसाल वाली युक्ति को पूछते कि दरवाजा फौरन बंद हो जाता। ओह, आप कौन हैं और यहाँ कैसे? मैं किशनगढ़ के प्रधानमंत्री की बेटी निर्मला हूँ। कुछ दिन पूर्व अपनी सहेलियों के साथ यहाँ घूमने आई थी, इस मायावी नगरी का शिकार हो गई। ओह, आप कौन हैं? मैं कीमतीलाल हूँ। उसने सारी बातें निर्मला को बताई। सुनकर, जब कोई धीरसेन और इंद्रजाल नहीं तोड़ेगा तब तक कोई आज़ाद नहीं होगा। और राजकुमार, वह हंटर वाली स्त्री का शिकार हो गए होंगे, या फिर भयानक बुढ़िया। वह जहरीली मक्खी क्या भला है? जहरीली मक्खी माह में एक बार यहाँ से निकलती है और सैकड़ों लोगों को मौत की घाट उतार चुकी है। कीमतीलाल सारी बात जानकारी प्राप्त की और मायावी नगरी की मुख्य इमारत की ओर बढ़ गया। मुख्य इमारत में एक बड़े कमरे में, ओह, शराब पी रही है हिच। तू भी पी, खून है हिच, शराब हिच हिच। नहीं, तुम ही पी। नहीं पिएगा हिच। अच्छा, क्या चाहता है तू? मैं तेरी मौत चाहता हूं। क्या? और उसने जलते हुए चूल्हे से पतीला उठाकर बुढ़िया के सिर पर मारा। बुढ़िया वहीं ढेर हो गई और कीमतीलाल उसके पैरों की उंगली की अंगूठी उतार ली और खुद पहन ली। और पश्चात, अगर यह नशे में ना होती तो इसके जादू के कारण
इसे मारना मुश्किल हो जाता। वह कमरे के बाहर निकल आया। उसे बाहर एक भिखारी नजर आया। ओह, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ, लो, तुम भी जितना चाहे उठा लो। यहाँ पर कदम कदम पर तांत्रिक सेन का इंद्रजाल फैला हुआ है। नहीं नहीं, ये मायावी सिक्के होंगे और यह भिखारी इंद्रजाल का कोई पुर्जा हुआ। क्या सोच रहे हो? लाओ, ले लो। और कीर्तिलाल ने उसे नजदीक नहीं गया और बुढ़िया वाली अंगूठी भिखारी पर दे मारी। बड़ाम बड़ाम। इसी पल भिखारी और सिक्के गायब हो गए। ओह! कीमतीलाल आगे बढ़ा, तभी ओह, इतनी बड़ी ऊँटनी! वह आगे बढ़ना चाहा, लेकिन ऊँटनी ने रास्ता रोक लिया। इससे बचने का कोई उपाय करना होगा, लेकिन कैसे? कुलगुरु ने के ताबीज काम नहीं कर रहा। इसे इसके नीचे से निकलना चाहिए। कीमतीलाल ऊँटनी के नीचे से निकलने का प्रयास किया, लेकिन ऊँटनी ने तीव्र गति लपक कर कीमतीलाल को मुंह में पकड़ लिया। अरे अरे, बुरे फंसे, अब क्या किया जाए? तभी आचार्य कपिल देव की आवाज आकाशवाणी सुनाई दी। कीमतीलाल, तुम मेरे द्वारा श्रापित गरुड़ की मुक्ति से धारक थे, इसलिए तुम्हें अपनी दिव्य शक्ति से मायावी नगरी में बचाऊंगा। गरुड़ संबंध में जानने के पड़े कीमतीलाल और करामात में पड़े। गरुड़ की करामात। ओह आचार्य जी, मैं इस ऊँटनी के मुंह में से कैसे मुक्ति पाऊं? तभी अपने हाथ में देखो, उसकी ऊँटनी की आंखें फोड़ दो। अपने हाथ में देखो और ऊँटनी की आंखें फोड़ दो। ओह, हाथ में! अरे तलवार अभी तक तो नहीं थी। कीमतीलाल उत्साहित तो उठा और दर्द से चटपटा उठी ऊँटनी। अब इसके पैर काट दो। उसने ऊँटनी की चारों टांगें काट दी। देखते ही देखते, अरे ये क्या! ऊँटनी गायब होते ही आगे बढ़ा। अरे तभी अजगर! आचार्य कपिल देव की आवाज फिर गूंजी। कीमतीलाल, इस अजगर के सामने से नहीं, बीच परवार करो। कीमतीलाल ने अजगर के बीच में पहुंचा और कच 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 कच। थोड़ी देर में अजगर के कई टुकड़ों में काट दिया। ओह, कटे हुए टुकड़े खून उबल रहा है। अजगर से मुक्ति पाने के बाद तलवार गायब हो गई और आगे बढ़ा। अचानक उसे रुक जाना पड़ा। ओह दलदल कैसे पार करूं? तभी उसकी नज़र लाल पीले और नीले फूल पर पड़ी। नीले फूल तोड़े नहीं, पीले फूल को तोड़ता शायद दलदल इंद्रजाल इसी से टूट जाए। वह फूलों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। तभी, रुक जाओ कीमतीलाल, पीले फूल को नहीं, लाल फूल को तोड़ो। ओह, आचार्य जी ने फिर सहायता की। नहीं की तो। और कीमतीलाल ने वैसा ही किया। वाह! कीमतीलाल अब कुछ ही कदम आगे बढ़ा था। ओह, जहरीली मक्खी! कीमतीलाल ने ताबीज उतार लिया, भाग गई। जहरीली मक्खी के भागते ही चारों तरफ तेज तेज आवाजें आने लगी, आंधी ऐसी चलने लगी। ओह, अब क्या होगा? अभी तक तो राजकुमार का भी पता नहीं चला, न ही सरोवर दिखा। कीमतीलाल की शक्ति जवाब देने लगी, किंतु अज्ञात शक्ति ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आचार्य, मेरी सहायता करो। बस कीमतीलाल, हम तुम्हारे साथ ही हैं, आगे बढ़ते रहो। अचानक आसमान पर बादल गिराए और बिजली कड़कने लगी। ओह, इतनी भयानक शक्ल! कौन है तू? यहाँ क्या करने आया है? मैं कीमतीलाल हूँ, तेरी मौत हूँ। मेरी मौत कीमतीलाल? हाँ, अरे कीमतीलाल, तेरी कीमत तो अब खत्म होने वाली है। देखते हैं कौन किसको खत्म करता है। और धीरचंद कोई मंत्र बुद्ध बताए। अगले ही पल
ओह! दोनों एक दूसरे से मुकाबला के लिए मैदान में कूद पड़े। टड़क टड़क। धीरसेन ने तलवार त्रिशूल टूट गया। आह! लेकिन धीरसेन ने अपने गले में रखी माला उतार कर मंत्र बनाने लगा। और किम अब तेरी मौत निश्चित है कीमती लाल, बहुत उछल कूद लिया तू। क्या? कीमती लाल ने आंखें बंद करके आचार्य जी को याद किया। तभी ओह ओह महादानव महादानव कंकालों की तरफ बढ़ा। महादानव ने कंकालों को नष्ट करने गायब हो गया। यहां भी पहुंचा हुआ तांत्रिक लगता है, इसे महाशक्ति से परास्त करना होगा। धीरसेन ने अपना बायां हाथ कीमतीलाल की तरफ और अगले ही पल कीमतीलाल ने अपने तबीज की दिव्य शक्ति निकली और धीरसेन को महाशक्ति को नष्ट हो गई। धीरसेन पुनः कोई मंत्र पड़ा। ओह! क्या हुक्म मेरे आका, खत्म कर दो इस कीमतीलाल को। आचार्य कपिल सेन मेरी सहायता करो। अपने गले का ताबीज तलवार से बांधकर राक्षस पर वार करो। कीमतीलाल ने राक्षस से भिड़ गया। चटाक! उसके खात्मा कर कीमतीलाल आगे बढ़ा। मगर सरोवर, अरे यह तो उड़ रहा है। और कीमतीलाल को प्रतीत हुआ कि उसके भी पंख निकल आए और फिर दोनों में युद्ध छिड़ गया। किसी तरह सरोवर तक पहुंचूं, मैं तुझे सरोवर तक नहीं पहुंचने दूंगा। कीमतीलाल धीरसेन की गर्दन पर कई प्रहार किए, लेकिन लगता है इसकी गर्दन किसी धातु की बनी है। तभी कीमतीलाल इस तांत्रिक की जान इसके बाएं हाथ की कनिक उंगली में है, वहीं वार करो। और कीमतीलाल धीरसेन के आकर्षण हो गया। धीरसेन, अब तू नहीं बचेगा। और सोच कीमतीलाल जमीन पर वापस आ गया। तभी जहरीली मक्खी वहां आ गई। दो तरफा हमला से कीमतीलाल घबरा गया। कीमतीलाल ने हिम्मत नहीं हारी। खचाक! और मक्खी की ओर बढ़ा। धीरसेन चीखा, रुक जाओ, इसे मत मारो। क्यों? क्योंकि यह सपनपुर की राजकुमारी सुमन है। क्या बकते हो? यह कैसे हो सकता है? ठहरो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। इतना कहकर धीरसेन ने कोई मंत्र बदबुदाया। मक्खी धीरसेन के पास आ गई। सुनो, अपनी जिद न छोड़ने और मेरा प्रस्ताव को ठुकराने का परिणाम सुमनपुर की राजकुमारी सुमन को मैंने मक्खी बना दिया। जहरीली मक्खी यानी सुमनपुर की महारानी। हाँ, यह एक लंबी कहानी है, कहकर अजीत डूबता चला गया। वह आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व मैं एक साधारण तांत्रिक था और जब मायर नगर में एक आश्रम बनाकर साधना में लीन था। एक दिन अब क्या होगा, मैं रास्ता भटक गई। मेरे आश्रम के समीप पहुंचकर, ओह साधु बाबा, मेरा रास्ता पूछती हूँ। साधु बाबा। मेरी तंद्रा टूटी और सामने एक अति सुंदर कन्या को देखकर मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वाह, क्या प्रकृति में इतनी सुंदर स्त्री हो सकती है? कहीं मैं इंद्रलोक में तो नहीं हूँ? साधु बाबा, मैं सुमनपुर की राजकुमारी हूँ, सुमन हूँ। आपकी सहेलियों के साथ शिकार खेलने आई थी, रास्ता भटक गई। आप कृपया मुझे यहाँ से सुमनपुर जाने का रास्ता बताएं। ठीक है, बता देता हूँ, कहकर लावण्य रूप में तपस्या भंग कर दी। जल्दी बताइए। कन्या, रास्ता तो मैं बता दूंगा, लेकिन अब रात होने वाली है, ऐसा जाना खतरा से खाली नहीं है। क्या? ओह, अब क्या होगा? यहाँ से सुमनपुर का लंबा रास्ता है, काफी लंबा रास्ता और भयानक जंगल है। ऐसा करो कन्या, आज रात तुम मेरे आश्रम में रुक जाओ, कल चली जाना। राजकुमारी क्षणिक हिचकिचाई फिर मान गई। और रात को मेरी आंखों में नींद नहीं थी। अति सुंदरी राजकुमारी मेरी तपस्या भी भंग कर दी, साथ में नींद भी आराम कर दी।
अगले दिन, राजकुमारी, तुम्हारे सौंदर्य से मैं बहुत प्रभावित हूँ। क्या? हाँ, मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मेरी बात सुनकर 2 टके के साधु और ख्वाब महलों के। हाँ, मैं 2 टके का साधु हूँ, लेकिन जल्दी ही तुम्हारी हर सुख सुविधा का उपलब्ध करा दूंगा। अपनी शकल सूरत देखी आईने में, इतने बदसूरत हो तुम। हाँ, मैं शकल सूरत पर मेरी शक्ति पर परिचित नहीं हो। मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता बताओ। राजकुमारी, मेरा दिल न मत तोड़ो, पागल हो जाऊंगा। मैं उसका रास्ता रोक लिया। मेरा प्रेम स्वीकार करो और मेरे तुम्हें अंतिम बार कह रहा हूं। मैं गिड़गिड़ा रहा था, किंतु सुमन ने मुझे ठोकर मारकर आगे बढ़ गई। ओह राजकुमारी, अगर तुम मेरे साथ विवाह नहीं करोगी तो तुम्हें कहीं और भी नहीं हो, और कहीं का भी नहीं होने दूंगा। और राजकुमारी पलटकर मुझे घूरने लगी। तो क्या कर लोगे तुम मेरा? मैं चाहूं तो अपने पिता से कहकर तुम्हारी फांसी दिलवा सकती हूँ। मैं सिर्फ साधु नहीं, तांत्रिक भी हूँ। तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। कहकर कुछ मंत्र बुदबुदाए। अब मैं तू राजकुमारी नहीं, जहरीली मक्खी कहलाओगी, ढोंगी साधु। हा हा हा। अगले ही पल वह मक्खी बन गई। और साधु बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने नायक ही अपना अपमान किया है। नहीं, अब अब भी समय है, राजकुमारी मान जाओ। 2 वर्ष बाद, राजकुमारी, क्या विचार किया तुम्हारा? वही जो पहले था। राजकुमारी, मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं। मैंने भी उसे आश्रम में को मायावी नगर में बना दिया। अब तो अपनी भूख प्यास बुझाने के लिए लोगों का खून पिएगी, और खून पीते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ओह हाँ हाँ, अब तुम मेरी बात नहीं मानेगी, तू मक्खी ही बनकर रहेगी। सुख सुख सुख। सुमन ने अपनी जिद के कारण न जाने कितने ही लोगों को मायावी नगर का शिकार मायावी नगर के शिकार हो गई। ओह, कुछ लोगों को पक्षियों पक्षियों में और कुछ मूर्तियों में बदल दिया मैंने। तांत्रिक धीरसेन, अब कुछ भी किया गलत किया। जहरीली मक्खी यानी राजकुमारी सुमन, तुमने भी अतीत तांत्रिक बाबा का अपमान नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। हिच हिच हिच। अब क्या होगा? मैं तो मरने वाला हूँ। धीरसेन ने कोई मंत्र बुदबुदाया। पक्षियों और मूर्तियों को मनुष्य में बदल दिया। भगवान, मुझे क्षमा करना। हाँ हाँ, मैं हिच हिच हिच। धीरसेन, जहरीली मक्खी को भी राजकुमारी बना दो। धीरसेन, जल्दी बोलो। लेकिन धीरसेन की आंखें उखड़ गई। अच्छा अच्छा, सरोवर वाली तलहटी में एक आह। धीरसेन की बात अधूरी किए, अपनी बात पूरी किए बिना दुनिया से विदा हो गया। अब क्या होगा राजकुमारी? तुम्हारी मुक्ति के लिए उसने अधूरी ही बात बताई। आओ मेरे साथ सरोवर में। ठीक है, वहीं पर पता करते हैं। कीमतीलाल जहरीली मक्खी के साथ सरोवर के पास पहुंचे। ओह, यहाँ तो सभी मूर्तियां और पक्षी मनुष्यों में बदल गई। वहां पर निर्मला अपनी सहेलियों के साथ आई। कीमतीलाल, जहरीली मक्खी और तुम्हारे साथ? निर्मला, यह जहरीली मक्खी नहीं, राजकुमारी सपन सुमनपुर की राजकुमारी सुमन है। और फिर कीमतीलाल ने सारी बात बता दी। ओह, अब क्या होगा? मैं सरोवर के अंदर जाता हूँ। ओह, यहाँ कुछ नहीं मिला। पता नहीं क्या कहना चाहता था दिलचैन। जब एक विचार दिमाग में घुर था, कहीं ऐसा तो नहीं सरोवर में कोई तहखाना हो और उसमें कोई ऐसी वस्तु हो जिसके अचानक, ओह इतना बड़ा पेड़, इसका अर्थ क्या हो सकता है? इस पेड़ की डाल पकड़कर अपनी ओर खींचता हूँ। अगले ही पल, ओह यह पिंजरा, मूर्तियां, इसके बारे में मैं बताया ना चाह रहा था डीसन। और पिंजरा लेकर कीमतीलाल सरोवर से बाहर निकला। वहां पहुंचा, निर्मला उसकी सहेली राजकुमारी सुमन को मक्खी की प्रतीक्षा कर रही थी। यह पिंजरा, मूर्ति, ओह इसे क्या हुआ?
स्त्री वाली मूर्ति निकालकर कीमतीलाल ने मक्खी को स्पर्श किया। मक्खी में परिवर्तन हुआ और फिर उसकी नजर एक मुर्गे पर पड़ी। ओह, सभी पक्षी मनुष्य बन गए हैं, किंतु यह मुर्गा हो सकता है यह चंदनगढ़ का राजकुमार हो। कीमतीलाल ने पुरुष की मूर्ति को बाहर निकालकर मुर्गे से स्पर्श किया। मुर्गे में परिवर्तन हुआ। ओह, राजकुमार कमल और राजकुमार कमल, राजकुमारी सुमन एक दूसरे से बड़े मोह अंदाज में देखिए। यह तो सुमनपुर की राजकुमारी सुमन है। ओह, यह तो चंदनगढ़ के राजकुमार कमल। और राजकुमार को कीमतीलाल ने सारी बात बताई। तभी राजकुमार को जैसे कुछ याद आया। ओह, मैं आज से 35 दिन हो गई। अब सरोवर का जल लेकर जल्दी जल्द चंदनगढ़ पहुंचना होगा, ताकि हाँ, अब चलना चाहिए। जैसे कीमतीलाल सरोवर का जल लिया, सरोवर का पानी सूख गया और मायू नगरी की जगह पर आश्रम दिखाई देने लगा। पूरा तांत्रिक दीर्घन, पूरा मायू नगर गायब हो गया क्या? और फिर वहां से चल पड़े। ठीक 40वें दिन राजकुमार कमल जिंदाबाद। महल में पहुंचकर पिताजी बेटे बैठे और कीमतीलाल ने सरोवर का जल महारानी पर छिड़का। ओ, महारानी जीवित हो गई। कमल दौड़कर महारानी के पास पहुंचा। रानी माँ, ओ मेरे लाल, मेरे राजकुमार। अगले ही दिन राज दरबार में कीमतीलाल के संयोग से चंदनगढ़ की महारानी और राजकुमार आपके सामने। इसकी बदौलत ही सैकड़ों लोगों को तांत्रिक दीर्घन के प्रकोप से मुक्ति मिली, इसलिए इसे कीमतीलाल को पुरस्कार किया जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा महाराज। और महाराज वीरेंद्र प्रताप ने कीमतीलाल को सम्मानित व पुरस्कृत किया। धन्यवाद महाराज, यह तो मेरा फर्ज था। मुझे खुशी मैं आपके लिए कोई काम आया। महाराज, मेरी एक विनती है। हाँ, बोलो। चूंकि मायावती नगरी में राजकुमारी सुमन और राजकुमार कमल काफी दिनों से एक दूसरे के साथ रहे हैं, इसलिए दोनों शादी कर देनी चाहिए। ओह कीमतीलाल, तुमने मेरे मन की बात कही। हमने तुम्हारा सुझाव पसंद आया। शीघ्र ही राजकुमार को लेकर सुमन पर जाएंगे और विवाह का मुहूर्त निकाल कर लौटेंगे। सचमुच? और राजकुमारी सुमन और राजकुमार कमल की शादी हो गई। एक दिन कमल, राजपाट अब तुम ही संभालो, हम तीर्थ पर यात्रा करें। ठीक है पिताजी। और कीमतीलाल अपने गांव होशियारपुर चला गया और महाराज और महारानी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। समाप्त दोस्तों।